जैसा कि इससे पहले पढ़ाया जा चुका है आपको, दर्पण क्या होता है और उससे संबंधित बातें कुछ बताई जा चुकी थी और दर्पण के प्रकार। तो अब इसके आगे हम इस शब्द को जोड़ते हुए, इस कड़ी को जोड़ते हुए पढ़ाना शुरू करते हैं। दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या शब्द। पहले दर्पण क्या होता है, तो अवतल दर्पण आपको पहले बताया जा चुका है कि अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल, अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ होता है और पालिश किया हुआ भाग बाहर। उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल बाहर की तरफ और पॉलिश किया हुआ भाग अंदर की तरफ होता है। ये बताया जा चुका था अवतल और उत्तल दर्पण की परिभाषा में। अब इनसे संबंधित कुछ तत्व है, जैसे दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव ऐसा बिंदु होता है कि दर्पण के ठीक मध्य बिंदु पर होता है। इसे ध्रुव P से व्यक्त करते हैं। दर्पण का ऐसा बिंदु जो उसका मध्य बिंदु होता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में ध्रुव हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, और समतल दर्पण भी, इसमें भी ध्रुव आप प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुव यहाँ पे P होता है, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला हमारा आता है वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र में हमको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसकी वक्रता केंद्र ज्ञात की जा सकती है, जबकि जो हमारा समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र कुछ भी नहीं ज्ञात किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कोई अवतल दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है, किसी गोलाकार वृत्तीय भाग होता है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण कोई गोलाकार वृत्तीय भाग होता है। इसको आगे हम बढ़ाकर ऐसे इस तरीके से हम इसका केंद्र ज्ञात कर सकते हैं, इसे प्रेजेंट करते हैं हम C से। लेकिन समतल दर्पण में ऐसा कोई पॉइंट नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि समतल दर्पण जो होता है ये गोलाकार होता नहीं है, और समतल दर्पण यदि गोलाकार नहीं होता है तो इसका कोई भी वक्रता केंद्र नहीं होती है। वक्रता केंद्र क्या होती है? अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जिस गोली खंड का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे C से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे दर्शाया जाता है कैपिटल C से। अगला जो हमारा टॉपिक आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बताने से पहले हम बताते हैं आपको वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या, तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये लाइन जो है इसको मिलाने वाली रेखा, और यहाँ ये रेखा, ये जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या होती है, इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। वक्रता त्रिज्या R से दर्शाया जाता है। जबकि समतल दर्पण में वक्रता केंद्र जो होता है अनंत होता है। समतल दर्पण में वक्रता केंद्र अनंत होता है। जब वक्रता केंद्र अनंत होगा तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी समतल दर्पण में अनंत होगी, जबकि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होगी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला भी टॉपिक आता है फिर हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली ऐसी कोई रेखा है, इस रेखा को हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। अगला टॉपिक आता है मुख्य अक्ष खत्म। द्वारक। द्वारक क्या होता है? गोली खंड। अगला जो हमारा था द्वारक। द्वारक क्या होता है? जो गोली तल, जो गोली पृष्ठ है, इसके जो व्यास होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या का गुना या गोली पृष्ठ का जो व्यास होता है, यानी कि इस लाइन को अगर हम मिलाएं, ये पूरी लाइन द्वारक कहलाती है। वक्रता की मतलब कि जो गोली खंड होता है उसका व्यास द्वारक कहलाता है। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष हमारा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु पर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष काटती उसे मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है। परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ये आने वाली प्रकाश किरण है। परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसे बोलते हैं मुख्य फोकस, इसे एफ से दर्शाया जाता है। क्लियर? फोकस दूरी अगला पॉइंट है हमारा, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी देखिए क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है वहां से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ये आपका टॉपिक है दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द। देखिए अगला जो टॉपिक है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो फोकस दूरी की एक और परिभाषा होती है फोकस दूरी। इसमें करता है, फोकस दूरी के लिए कहता है कि मुख्य अक्ष के मतलब दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के फोकस दूरी क्या होती है? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर हो जाएगा 2f। वक्रता त्रिज्या को हम व्यक्त करते हैं कैपिटल आर से बराबर 2f, या f बराबर होता है r/2। यही फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। ये कभी कोई पूछता है ऐसा 1 नंबर के क्वेश्चन में, आपको वक्रता त्रिज्या दी रहेगी फोकस दूरी पूछेगा, या फोकस दूरी दिया है वक्रता त्रिज्या पूछेगा, ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ये संबंध पता होना चाहिए। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। ये संबंध होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला है गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोली दर्पण देखिए, चूंकि हमको समतल दर्पण में उसका वक्रता केंद्र जो होता है अनंत होता है, वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है, यानी कि उसमें ज्यादा कुछ आपको पढ़ने के लिए नहीं मिल पाता है। अगला जो आता है फिर गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह का परिपाटी या चिन्ह का क्या नियम है। पहला जो होता है, जो वस्तु होती है, देखिए पहला नंबर होता है कि जो दर्पण होता है, दर्पण के हमेशा सदैव बाईं तरफ वस्तु रखी जाती है। यानी कि ये आपका है अवतल दर्पण, तो वस्तु रखी जाएगी इस तरह, इधर कहीं वस्तु होगी। पहला नियम होता है कि वस्तु सदैव दर्पण से बाईं तरफ रखी जाती है। यानी अगला क्या होता है, या प्रकाश हमेशा दर्पण को बाईं तरफ से दाएं तरफ जाता है। पहला नियम। दूसरा क्या होता है, कोई भी दूरी जो होती है मुख्य अक्ष के समांतर, ये दूरी जब भी मापते हैं मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। कोई भी दूरी मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो होता क्या है, इस मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से ध्रुव से कोई भी दूरी मापी जाएगी। यानी कि दर्पण से अगर वस्तु की दूरी मापी जाएगी तो ये दूरी होगी ऋणात्मक, और इसे व्यक्त करते हैं यू से। दर्पण के ध्रुव से मापी गई दूरी मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी होती है ऋणात्मक, इसे यू से व्यक्त करते हैं। अगला होता है हमारा दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ की दूरी। ध्रुव के बाईं तरफ की दूरी जो होगी ये धनात्मक होगी, क्योंकि प्रकाश की दिशा में दूरी जा रही है, और जब प्रकाश की दिशा में दूरी मापते हैं तो ये दूरी होती है धनात्मक। तो हो गया। अगला जो होता है दूरी मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ जो दूरी होगी, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ दूरी धनात्मक होगी, मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ दूरी जो होगी ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगी।
गोली दर्पण से परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी में देखिए मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ जब हम दूरी मापेंगे ऊंचाई की तरफ तो धनात्मक होगी, इससे मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ दूरी मापेंगे तो ऋणात्मक होगी। प्रकाश देखिए प्रकाश इस तरफ से मतलब कि बाएं तरफ से दाएं तरफ डाला जा रहा है, लेकिन इस ध्रुव से बाएं तरफ की दूरी जो होगी ऋणात्मक, ध्रुव से दाएं तरफ की दूरी होगी धनात्मक। ये प्रकाश के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम होता है। इसमें एक और नियम होता है कि वस्तु की दूरी किसी भी दर्पण के लिए वस्तु की दूरी जो होती है हमेशा ऋणात्मक होती है, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दर्पण के लिए वो सूत्र जो होता है, दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/d। इस फार्मूले का अप्लाई करते हैं जब भी कहीं आपको ये ध्यान देना होता है कि इसकी फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में कौन सी चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। यदि अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी, और प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ पर भी ऋणात्मक होगी। उसमें अगर केस दिया है आपको बताया जाएगा आगे अगले वीडियो में कि जब इसमें कंडीशन 6 आती है कि जब वस्तु जो होती है वक्रता केंद्र और ध्रुव, वस्तु जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में रखी जाती है, या मतलब जब आपका प्रकाश का प्रतिबिंब जो होता है पीछे बनता है दर्पण के अवतल दर्पण में, तब एक केस आती है जहाँ पे प्रतिबिंब पीछे बनता है तो धनात्मक का, बाकी केस में अवतल दर्पण के लिए हमेशा फोकस दूरी ऋणात्मक कहीं जाएगा ना। देखिए दर्पण के लिए सूत्र 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ये फार्मूले का उपयोग आप करेंगे। और जो जहाँ पर भी इस नियम का उपयोग किया जाएगा तो देखा जाता है हमेशा कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है तो अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्च लाइट, इसमें जो होता है ना समांतर किरण को प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्च लाइट में किया जाता है। किसके लिए? समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए पहला उपयोग है। दूसरा होता है जो दांत के चिकित्सक होते हैं, दंत रोग विशेषज्ञ या दांत के चिकित्सक, वो क्या करते हैं मतलब दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा होता है अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, जिससे ताकि आप शेविंग कर सकें। अगला होता है सूर्य के प्रकाश को केंद्रित किया जाता है और उसको केंद्रित करके परावर्तित भट्टियों पर डाला जाता है, जिससे क्या हो सके सौर ऊर्जा का उपयोग हो सके। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग इसमें भी किया जाता है। यानी कि अवतल दर्पण के उपयोग में हम 4 टॉपिक पढ़ चुके। पहला अवतल दर्पण का उपयोग समांतर टार्च, सर्च लाइट में किया जाता है, क्यों? समांतर किरण प्राप्त करने के लिए। दूसरा होता है अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक करते हैं, किसके लिए? दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। अगला होता है चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, शेविंग करते समय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखिए, इसके लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला जो होता है सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, किस पे? सौर भट्टियों को केंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अगला हमारा आता है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है जो वाहन होते हैं उनका पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग जो वाहन होते हैं उनके पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का जो क्षेत्र विस्तार होता है, यानी उसकी देखने की क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, इस वजह से पीछे का दृश्य देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का। अगला होता है सिक्योरिटी दर्पण के रूप में। सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सिक्योरिटी दर्पण के रूप में उत्तल का, और किसमें? पीछे का पश्चिम दृश्य देखने के लिए। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका क्षेत्र विस्तार बहुत अधिक होता है। आप इस टॉपिक को रिवाइज करते रहिए। अगला जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो यहाँ से जो कंडीशन आपको बताया कि इसमें रिवीजन करते रहिए। अगला जो है दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना एवं उसकी विभिन्न परिस्थितियाँ,
जो है अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।